हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो से हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आगे के जो हमने चैप्टर्स देखे, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा, केमिकल बॉन्डिंग देखी। इन चैप्टर्स में हमने एटम और मोलिक्यूल की ज़्यादा बात की, ठीक है, एटम और मोलिक्यूल की ज़्यादा बात की। मैटर किन से बनता है? मैटर कैन फॉर्म फ्रॉम एटम एंड मोलिक्यूल्स। और मैटर की डेफिनेशन जो है मैंने आपको पहले क्या बताई थी? मैटर दैट एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ये मैटर की डेफिनेशन है। तो हमने अभी तक मैटर के जो बात की वो एक सिंगल एटम और मॉलिक्यूल के बेस पे की। चैप्टर नंबर 4 जो अभी मैंने आपको करवाया था केमिकल बॉन्डिंग का, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा कि कैसे मॉलिक्यूल बनता है, कैसे एटम के बीच फोर्सेस जो है वो एक्ट करती है, और कैसे मॉलिक्यूल बनता है, कैसे मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, वो हमने देखा था। तो मतलब कि वो जो चैप्टर है वो उसके अंदर हमने क्या देखा? दैट इज द फोर्स एक्टिंग इन द मॉलिक्यूल के अंदर कैसे फोर्स एक्टिंग करते हैं वो देखा था, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हम देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज। तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज जो है वो सभी मैटर की होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने सिंगल एटम और मॉलिक्यूल की बात की। इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी हमने क्या किया कि कोई एटम था, तो एटम किससे बना है उसके बारे में बात की, है ना। तो वो सभी सिंगल एटम के बारे में बात की। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं, एक एग्जांपल मैं ले लूं, चलो वाटर। तो यू ऑल नो कि वाटर जो है वो 3 स्टेट के अंदर हमें मिलेगा। एक तो है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस स्टेट में। सॉलिड में एज अ आइस मिलेगा, एज अ वाटर लिक्विड में मिलेगा, और ये गैसेस में कैसे मिलेगा? एज अ वेपर, ठीक है। तो अगर आपने आगे जूनियर क्लासेस में ये क्लियर आउट किया ही होगा कि सॉलिड जो है उसमें क्या होता है, अगर मान लो कि ये आइस है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे इनके बीच कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर के अंदर क्या होता है? देयर इज अ सम डिस्टेंस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है, सम डिस्टेंस। अगर गैस की बात करूं, द डिस्टेंस इज मोर, ये जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। तो ये पार्टिकल की हमने बात की थी तब, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ आइस। और इसमें क्या बात की थी? दीज आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड दीज आर पार्टिकल्स ऑफ गैस और वेपर, ओके। तो एक दूसरी बात, अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मा की बात करूं, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो आइस का भी H2O होता है, लिक्विड का भी H2O होता है, और गैस का भी H2O होता है। सबका फॉर्मूला तो सेम ही होता है, फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स की बात की थी हमने, वो यहां पे क्या है? पार्टिकल्स जो है वो यहां पे क्या है? मोलेक्यूल्स है। मोलेक्यूल्स है, क्या है? मोलेक्यूल्स, ठीक है।
पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, आइदर एटम्स और मोलिक्यूल्स। क्या होंगे, आइदर एटम्स और मोलिक्यूल्स। इस केस में क्या है, मोलिक्यूल्स है। क्या है, मोलिक्यूल्स। यहां पे सभी जो हमने पार्टिकल्स जो गोले की बात की थी वो क्या थे, मोलिक्यूल्स थे। ठीक है, और मोलिक्यूल्स क्या बोल रहे थे कि अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो मोलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होंगे। लिक्विड के बारे में क्या बोला था, थोड़े से दूर होंगे, और गैस में क्या होगा, मोलिक्यूल्स बहुत ही दूर होंगे। ठीक है, ये बोला था। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दैट यू ऑल नो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा आइस का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हमने इस प्रॉपर्टीज की बात की, वो क्या हम एक मोलेक्यूल के लिए स्टडी कर रहे थे, मतलब कि स्टडी करेंगे नहीं ना। इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, मतलब कि मोलिक्यूल्स है ना। तो ये जो है वो बल्क प्रॉपर्टीज है। क्या है, ये बल्क प्रॉपर्टीज। कोई एक मोलिक्यूल के लिए हम ये स्टडी नहीं कर सकते। अगर मानो कि आपको बोले वाटर है, हमको क्या करना है, वाटर से पहला हमको नहाना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर मान लो कि पीना है वाटर, ठीक है, पीना है, तो ये जो दो चीज है वो क्या हम वी कैन डू ओनली बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या हम ये नहाने के लिए सिर्फ एक मोलिक्यूल लेंगे और नहा सकते हैं क्या, या फिर एक मोलिक्यूल को पी सकते हैं तो अपनी ये जो थ्रस्ट है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो तब हम जो भी करेंगे वो बल्क प्रॉपर्टीज होगी, मतलब कि मोलिक्यूल जो होंगे वो बल्क में होंगे। फिजिकली अगर आप रियलिटी में आप बात करोगे, अगर वर्ल्ड के अंदर या फिर अभी की रियलिटी की बात करोगे, तो पानी अगर आप किसी पे मांगोगे कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो वो क्या एक मोलिक्यूल देगा आपको, नहीं ना। वो पूरा उसके अंदर वाटर जो है वो बहुत सारे करोड़ों मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, करोड़ों मोलिक्यूल्स होंगे। मतलब कि ये प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, अगर आपको कुछ गीला करना है तो कोई एक मोलिक्यूल, वाटर के एक मोलिक्यूल के पास वेटेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे मोलिक्यूल एक साथ होंगे तभी उसकी वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, तब आप नहा सकते हो। इवन यू कैन ड्रिंक दिस, ओके, एक मोलिक्यूल से कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो अभी तक हमने एक मोलिक्यूल के बारे में बात की थी, एटम के बारे में बात की थी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, बल्क प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मतलब बल्क प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों है, जो स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, जो गैस है, और दूसरे दो स्टेट अभी मैं आगे बोलूंगा, आपको समझाऊंगा वो कैसे आए। ठीक है, वो कैसे आए उस पे हम बात करेंगे, क्यों कैसे। तो सीधी सी बात है, हमको मालूम है कि सॉलिड गैस है, तो इन दो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने एकदम नजदीक आ गए, एकदम नजदीक आ गए तो ये सॉलिड हो गया, एकदम थोड़े से दूर हो गए तो ये लिक्विड हो गया। लेकिन गैस पूरा दूर हो जाएगा तो गैस हो जाएगा। लेकिन कैसे, यहां पे हम क्या स्टडी करेंगे, यहां पे हम क्या स्टडी करेंगे, तो यहां पे हम फोर्सेस स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, फोर्सेस। तो पहला पॉइंट हम यहां पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट यहां पे हम ये लिखेंगे, अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ substance cannot formed by one molecule। फिजिकल कोई फॉर्म होगा वो कोई एक मोलिक्यूल से नहीं बनेगा, बट इट इज फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो वो कैसे बनेगा, बहुत सारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल से बनेगा। फिजिकल एक फॉर्म होगा वो, है ना, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, वो कुछ भी होगा, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल से बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक मोलिक्यूल से बनेगा, है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वी स्टडी
here about the forces between the molecules of substances. मोलिक्यूल्स, जो सब्सटेंसेस के मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच, मोलिक्यूल्स के बीच, अगर ये मोलिक्यूल है, मानो कि पानी का ये मोलिक्यूल है, मतलब कि ये एक H2O का मोलिक्यूल है और ये H2O का मोलिक्यूल है, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे, नहीं कि इन O और H के बारे में। तो ये तो हमने चैप्टर नंबर 4 में कर दिया ना, O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, वो तो हमने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया है ना। तो इनके बीच, जो मोलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स होगा, ये OH एक मोलिक्यूल, ये दूसरा OH मोलिक्यूल, ठीक है, तो इनके बीच, जो मोलिक्यूल के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो मेन कॉज होगा, either the substance is in a solid, liquid और गैस फेज और स्टेट। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो फिजिकल फॉर्म क्या होगा, फिजिकल फॉर्म क्या होगा सब्सटेंस का, तो उसके बिहाइंड जो रीजन है उसके बारे में बात करेंगे, और रीजन जो है वो कुछ फोर्स होगा, है ना, वही हमने लिखा हुआ। वी स्टडी हियर अबाउट द फोर्सेस बिटवीन, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन लिखेंगे यहां पे, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन the molecules of substances which are the main reason behind molecules move closer or move away each other। जो फोर्सेस है वो मेन रीजन है मोलिक्यूल्स पास आने के लिए या फिर दूर जाने के लिए, मतलब कि रिपल्जन होगा या अट्रैक्शन होगा, वो मेन फोर्सेस जो होंगे उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि वही है, वो फोर्सेस ही है कि आइदर ये सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर गैस फॉर्म में होंगे। क्लियर, समझ में आया। ओके, यहां पे हम सीधी सी बात है, बल्क प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करते हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन बोल दो, या फिर कोई अपने 9th में चैप्टर में किया होगा आपने कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हमने हीट दे दी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, हमने हीट दे दी, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी वहां से लेके भाग जाएंगे, वो हमने पढ़ा था। अब पार्टिकल्स की जगह ये क्या है, पार्टिकल्स ही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं। तो यहां पे इन केस में हमें वाटर के एग्जांपल के तौर पे हमने मॉलिक्यूल्स लिए, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी लेके कौन सा बॉन्ड टूटेगा, उनके बीच पहले कौन सा फोर्सेस लगता था, अब कौन सा फोर्सेस जो है वो उनको बाहर ले गया, वो सारे फोर्सेस के बारे में यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर की बात है, चैप्टर के अंदर ही पूरा कंसेप्ट मैंने आपको ये क्लियर करवाया कि क्या बात जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं, फोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अलग अलग चीजें करके जो है वो स्टेट चेंज कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस पे होगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। ठीक है, अब इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोलिक्यूल के बीच होगा। इंटरमोलिक्यूलर मतलब कि ये O और H के बीच होएगा, उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। ओके, कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं जो आपको कुछ भी चीजें करवाऊंगा वो पूरा कंसेप्ट बेस होगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसा बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियोस ऑलवेज देखिए
और कंसेप्ट बिल्ड करिए अपना, क्योंकि 11th जो है वो पूरा कंसेप्ट बिल्ड पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चलो 11th में तो कुछ है नहीं, स्कूल के अंदर कुछ पूछा नहीं जाएगा, स्कूल की एग्जाम है तो हम नहीं करेंगे। यही चीजें जो है वो आपको 12th में काम आएंगी। अगर यहां से आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो 12th में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको यही से ही बता देता हूं। बहुत सारे मेरे 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे 11th के वीडियोस देख रहे हैं कि कंसेप्ट बिल्ड नहीं हुआ था, तो अभी सर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही कंसेप्ट पे ये बोलता रहता हूं कि कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, क्लियर? तो इतना नोट करो। फिर हम स्टेट्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम यहां पे स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यू ऑल नो सॉलिड, liquid and gas. These are three states of matter. Scientists also talk about Bose, Einstein, condensate, ये भी एक स्टेट होती है, BEC बोलते हैं इसको। और फिफ्थ वन इज प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा की बात करें, इट इज अ सुपर एक्साइटेड स्टेट। सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है विच कैन बी अचीव्ड बाय सुपर हाई टेम्परेचर। बहुत ही टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, उस पर आप अचीव कर सकते हो। फ्लूओरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब्स हैव प्लाज्मा। जो फ्लूओरेसेंट ट्यूब होती है और नियॉन बल्ब जो आते हैं ना, नियॉन लाइट वाले, ठीक है, उनके अंदर जो है प्लाज्मा होता है। इवन सन एंड स्टार्स हैव द प्लाज्मा इन देयर कोर। सन और स्टार जो है वो चमकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा होता है। बहुत ही हाई एनर्जी है ये प्लाज्मा जो होती है, वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अचीव होती है। ठीक है, अगर बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें, इट इज अ सुपर कूल्ड सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सुपर कूल्ड सॉलिड फॉर्म होता है ये। इट कैन बी अचीव्ड बाय लोएस्ट टेम्परेचर और अराउंड -273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन पे जो है माइनस हम अचीव कर सकते हैं। एट दिस स्टेट molecules of solid can become single cooled single molecule। इस स्टेट में क्या होगा, बहुत सारे मोलिक्यूल जो है वो एक मोलिक्यूल बन जाएंगे, सुपर कूल्ड एक मोलिक्यूल बन जाएंगे, सिंगल। ठीक है, यहां पे सिंगल सुपर कूल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? और इनकी बात तो आपको मालूम है, सॉलिड डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, दोनों नहीं है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं और इसमें तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो लेकिन हमें यहाँ पे कंसंट्रेट इन तीन पे ही करना है।
ये दो तो सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आपको ज़्यादा थोड़ा अच्छा आपको पता चले, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो स्टेट्स ऑफ मैटर का। इसके बाद जो है वो हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे बात करेंगे, जो मोलिक्यूल और मोलिक्यूल के बीच होता है। दैट्स द बिगेस्ट रीजन बिटवीन द स्टेट्स। व्हाट स्टेट सब्सटेंस एग्जिस्ट, ठीक है, कौन से स्टेट में जो है वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है या क्या है, ठीक है, समझ में आया? तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे। मेरी मिस्टेक थी कि पार्ट 1 के अंदर मैंने इंट्रा जो है और इंटरमोलिकुलर फोर्स में आपको बताया था कि हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे, लेकिन हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो फोर्सेस है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमने पढ़े थे वो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा एटॉमिक बोल दो, इंट्रामोलिकुलर या इंट्रा एटॉमिक बोल दो, वो फोर्सेस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे। तो पहली बात जो मैंने आगे आपको बताई थी कि फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट दो चीजों पर डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, जो अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन ही होते हैं। और सेकंड इज थर्मल एनर्जी। दिस बोथ इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फिजिकल स्टेट क्या होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का बैलेंस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, क्योंकि एनर्जी आप थर्मल एनर्जी दोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट सकते हैं, इसलिए समझ में आया? ओके, क्लियर। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो दिस आर द फोर्सेस ऑफ attraction and forces of repulsion between molecules and atoms। अब मैंने यहाँ पे एटम्स इसीलिए लिखा क्योंकि नोबल गैसेस के केसेस में एटम्स ही होते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस कोई मोलिक्यूल बनाते नहीं है। नोबल गैसेस मतलब कौन से? ग्रुप 18 वाले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडोन, रेडोन, ऑर्गेनिसन, ठीक है, सॉरी ओजी होगा ना। तो ये जो है वो क्या है, मोलिक्यूल नहीं बनाते, ग्रुप 18 वाले, जो हमने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखा था। तो ये लोग जो है वो कोई मोलिक्यूल नहीं बनाते, क्योंकि फुल फिल्ड होती है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होती है, फुल फिल्ड होती है ना। तो इनके केसेस में क्या होता है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो एज अ एटम के बीच में दिखेंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके, दूसरी मैं बात करूं तो ये मेन पॉइंट है, दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction which form covalent bond or ionic bonds। ये जो फोर्स है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना तो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि ये फोर्स जो है वो इनसे सब अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो फोर्स अलग है, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है वो ये नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते,
ये जो मैंने अभी बोला ये वो किससे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय इंट्रा एटॉमिक और इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्सेस। ये इनसे बनता है, इंट्रा मोलिकुलर या इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस से बनता है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बनता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? और ये हमारा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। मैंने स्वैप कर दिया था बोलने में, ठीक है? समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? ओके, क्लियर इतना? अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, तो ये जो फोर्स है, दिस इंटर मोलिकुलर forces first proposed by Dutch scientist, डच के कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोनेस वैंडर वाल। सो in the honor of that scientist, this forces named as Van der Waal forces। उस साइंटिस्ट के ऑनर में जिन्होंने पहले ये प्रपोज किए थे, एक्सप्लेन किए थे और देखे थे रियल गैसेस के ऊपर, इन फोर्सेस का नाम क्या रख दिया? वैंडरवाल फोर्सेस रख दिया। डच साइंटिस्ट थे जोनस वैंडरवाल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही वैंडरवाल फोर्स बोला गया है। हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, या फिर आप बोल दो उसमें तो नहीं देखा, लेकिन हमने जो चैप्टर नंबर 3 था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें ग्रुप 18 में जब वैंडरवाल रेडियस देखी थी, तो मैंने आपको बोला था कि वैंडरवाल रेडियस जो है वो ग्रुप 18 के अंदर दिखेगी, क्योंकि ग्रुप 18 के अंदर दूसरी कोई फोर्सेस नहीं होती है। ये जो फोर्सेस है इंट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अट्रैक्शन की फोर्सेस जो है वो ग्रुप 18 के एलिमेंट में नहीं होती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये लोग जो है मॉलिक्यूल बनाते नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? वैंडरवाल्स रेडियस होती है। तो वो वैंडरवाल यहां से आया। ठीक है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है यहाँ पे, या इसलिए यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स दैट मींस, एग्जांपल जो मैंने आपको अगले पार्ट 1 में दिया था, वाटर का मॉलिक्यूल, उनके बीच जो होता है वो ये फोर्स होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, डिस्पर्जन फोर्सेस, इनका दूसरा नाम है लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस ज्यादा इसको बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इट प्रपोज्ड एंड explained by German physicist Fritz London। ठीक है, फ्रिट्ज लंडन नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी ये प्रपोज किया था। ठीक है, उससे पहले अगर हम पोलर और नॉन पोलर की बात कर ले तो अच्छा रहेगा। पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है? यू ऑल नो। पोलर में क्या होता है? मानो कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर मान लो कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख लूं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम डेल्टा प्लस से डिनोट करते हैं, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लिख लिया मैंने, चलो चलेगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम माइनस डेल्टा से डिनोट करते हैं, आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट साइड
ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल पे अगर मान लो मैं HCl की बात करूं तो H जो है वो मान लो कि ये छोटा है H और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा Cl। तो ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट क्या करेगा, ये H और C में जो बॉन्ड बना है तो एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ऑब्वियस है कि ये जो शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन का और इसका, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड थोड़ा सा खींच लेगा ऐसे, जिसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्लाइडली, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना स्लाइडली इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये क्लाउड है, ये जो मैंने राउंड जैसा ड्रॉ किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड खस गया तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये डाइपोल क्रिएट हो गई, इसीलिए ये जो है पोलैरिटी बोली जाएगी या फिर पोलर बोला जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो जीरो नहीं होगी। अगर नॉन पोलर की बात करो तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होती है। नो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑपोजिट साइड, कोई जो है वो यहां पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसे बोलते हैं पोलर और इसे बोलते हैं नॉन पोलर। ये चीज मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं कि ये थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज वीकेस्ट फोर्स, ये जो है वो वीक फोर्स है। ठीक है, वीक फोर्स होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इट इज प्रेजेंट, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स लिख लेते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे, इसलिए इट इज प्रेजेंट इन नॉन पोलर मोलिक्यूल। ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा नॉन पोलर मोलिक्यूल में, मतलब कि इनमें तो होता ही है, लेकिन इनमें होगा कब, इन सम ऑफ ड्रास्टिकल कंडीशन देयर आर सम पोलैरिटी क्रिएटेड इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल पे आपको बताऊं कि ये एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको ड्रॉ कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके, इवनली जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस मॉलिक्यूल में। और मान लो कि ये जो है वो एटम ले लो या फिर मॉलिक्यूल ले लो, चलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल ए है मान लो। ठीक है, मॉलिक्यूल ए या फिर एटम ए मान लो, कोई ये नहीं है। फिर दूसरा जो है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसमें भी इवनली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहाँ पे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू कुछ ऐसा है। तो ये भी ये मान लो मॉलिक्यूल बी है, क्योंकि इवनली न्यूक्लियस के अराउंडिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये नॉन पोलर है, इसमें भी कोई पोल्स नहीं है, इसमें भी कोई पोल्स नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, आप मॉलिक्यूल ले लो, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एटम ए लिख लो, एटम बी लिख लो। ठीक है, एटम इन केस ऑफ नोबल गैसेस एंड मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब कि पानी वाटर जो सब मैंने आपको बोला इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड ला लूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लेके आ जाऊं, ड्रास्टिकल कंडीशन हो गई ये, या फिर कुछ मैग्नेट लेके आ जाऊं या कुछ भी लेके आ जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइटली जो है या फिर
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेके आ जाऊं, ठीक है, तो स्लाइटली क्या होगा, या फिर यहाँ पे लेके आ जाऊं, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड लेके आ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ड्रास्टिकल कंडीशन हो गई कुछ। तो कुछ ड्रास्टिकल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके आऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके आ गया और ये जो न्यूक्लियस है वो क्या जाएगा, उस पर अट्रैक्ट होता जाएगा और ये जो है वो रिपल्जन की वजह से ये भागता जाएगा। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस साइड आएगा और न्यूक्लियस इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। न्यूक्लियस जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाजू में जो है न्यूक्लियस आ जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस इसके बाजू में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लाउड, वो दूर भाग जाएगा क्योंकि दे हैव ऑल्सो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो किया वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे एरिया पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया इस एरिया पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस एकदम बाजू में आ गया, एकदम कॉर्नर पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ना कि पूरा पॉजिटिव चार्ज। पूरा पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जो हमने पढ़ा था NaCl में, मतलब कि क्या होता है, Na जो है वो क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना, और Cl क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस बनाएगा, और दोनों के बीच, इसके और इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगा और NaCl बनाएगा, और ये जो है वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आपको बोली कि ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये पार्शियल होगा, पूरा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो है इसके बाजू में है, ये मॉलिक्यूल भी है, तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि ये जो है वो भी सेम इसकी तरह ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस यहां पे चला जाएगा तो इनको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच जो फोर्स बना इसे बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, ठीक है। इनके बीच जो बना उसे क्या बोलेंगे, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बाजू में आ गया तो इनको खींच लिया, तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव इस पे आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि हमने कुछ कंडीशन लाई तो इसमें पोलैरिटी शो हो गई, इवन इससे क्या हो गई, इसमें भी पोलैरिटी शो हो गई, समझ में आ गया। तो कुछ कंडीशन में क्या होगा कि पोलैरिटी जो है वो क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। आप यहाँ पे मैंने पोलैरिटी क्रिएटेड लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर शो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ डिस्पर्जन फोर्स क्या है, समझ में आया, ओके। अगर हम यहाँ पे इस केस में डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, ये जीरो होगी, यहाँ पे भी ये जीरो होगी, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, पोलैरिटी आ जाएगी। पहले कंडीशन में नहीं थी, लेकिन अब जो है वो पोलैरिटी आ गई, समझ में आ गया, ओके क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इसका एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, ये थोड़ा रब कर दूं मैं। अगर ये क्या किस में दिखेगा, ये डिस्पर्जन फोर्स जो है वो किस में दिखेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है वो एक तो वांडर वाल्स फोर्सेस जिसमें है, मतलब कि नोबल गैसेस में दिखेगा एग्जाम्पल के तौर पे, और एक इनर्ट गैसेस में दिखेगा। किस में दिखेगा, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी में नोबल गैसेस में दिखेगा एक्सेट्रा। और इनर्ट गैसेस जो हैं, जो एक बार बन गई है, जैसे कि H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा, ये लोग जो है क्या है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 बन गया है, अभी वो इनर्ट हो गई है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो उन लोग के केसेस में भी ये जो है ये फंडा दिखेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कि लंडन फोर्सेस इसके केसेस में दिखेंगे। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो नोट करो इतना। एक टर्म है इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, एनर्जी डेवलप्ड बाय
developed between two molecules or atoms is called interaction energy. इनके बीच जो एनर्जी डेवलप होगी, सॉरी इस केस में नहीं, इस केस में उसे इंटरेक्शन एनर्जी बोलेंगे. अगर इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूं तो इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, जहां पे r जो है वो क्या है, r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मोलिक्यूल्स और एटम्स. ये जो है डिस्टेंस उसको r बोलेंगे. क्लियर हुआ, समझ में आया इतना? ओके. और एक और बात कि ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे लास्ट पॉइंट लिख लेता हूं. डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ज्यादातर लंदन फोर्सेस ही बोला जाता है, आर सिग्निफिकेंट इन अ शॉर्ट रेंज ऑफ r इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर. मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 500 पिकोमीटर का होना चाहिए मैक्सिमम. अगर 600 का होगा तो नहीं चलेगा. तो फिर ये जो है वो डिस्पर्जन फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा. कोई भी ड्रास्टिकल कंडीशन आ जाए कि कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर जो डिस्टेंस जो है वो 500 पिकोमीटर से ज्यादा चला गया तो फिर ये जो फोर्सेस है वो एक्ट नहीं करेंगे. इसलिए ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 500 पिकोमीटर तक. ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑफ 500 पिकोमीटर. मैक्सिमम लिख लेते हैं तो यार, मैक्सिमम 600 पिकोमीटर होगा तो नहीं चलेगा. समझ में आया? ओके, क्लियर. तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्पर्जन फोर्सेस यानी कि लंदन फोर्सेस के बारे में देखा. अगला टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. ओके.